हमारे YouTube चैनल पर बहुत देर से आप लोग पढ़ रहे हो। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो आज। और आज का जो टॉपिक कराया सर ने वो कराया है क्लॉक, घड़ी। कैलेंडर और क्लॉक ये दो चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिक्स का भी रोल होता है। आपकी कैलकुलेशन का यूज़ यहाँ पे होता है इन दोनों चैप्टर पे। और जैसा आपको सर ने बताया कल सर डाइस कराएंगे। काफ़ी बच्चों को डाइस वाले चैप्टर में प्रॉब्लम होती है। कल बिल्कुल डिटेल में खोल के सब कुछ समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। 10-15 दिन में ही आपकी पूरी रीजनिंग प्रैक्टिस के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी जीके जीएस भी टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलो जुड़े रहो और आ जाओ जरा। प्रैक्टिस सेट मैंने खोल ही दिया है बस। ठीक है जी, क्वेश्चन जस्ट आप लोगों के सामने आने ही वाले हैं। किस नाम से है बताना? हाँ जी, तो ये खुल गए हैं प्रैक्टिस सेट और सबसे पहले इसमें मेरा फोटो आ गया है यहाँ पे। इंडियन पॉलिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ये दोनों के दोनों आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है जी, एसएससी जीडी के लिए भी यूपी पुलिस के लिए भी। टॉपिक वाइज प्यारे बच्चों मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि समय से पूरे हो जाए, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। और कल आपको यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर दोनों पर ही यूपी जीके की पहली क्लास भी मिली होगी। आप सभी ने वो देख ली होगी। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी क्लास। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संसद और प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति हमने कल कर लिए थे। आज रहेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आज हमारा टॉपिक है, तो तैयार हो जाओ क्वेश्चंस करने के लिए सभी। सौरभ कुमार शूटर 10 मीटर सुपर क्लास, नीसू तोमर नमस्ते सर। नमस्ते जी। गोविंद लोहारिया राम राम भाई। रुवेश पाल राधे राधे जी। आकृति चौहान राधे राधे। विशु दंगी हैप्पी न्यू ईयर सर जी एंड नमस्ते एंड राम राम भाई। हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। 2023 बस जाने ही वाला है। 2 दिन बचे हैं 2023 के। और जब 2023 आया था तो बहुत सारे बच्चों ने अपने आप से कमिटमेंट भी किए होंगे कि हम 2023 में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये छोड़ देंगे, वो पकड़ लेंगे। अब वो कमिटमेंट दोबारा करने का टाइम आ गया है। 2024 में दोबारा कमिटमेंट करो और देखते हैं क्या करोगे आप 2024 में। ठीक है, बदलाव का समय आया है। हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी में आप जो भी वादा करोगे उसे निभाना जरूर। पहला वादा तो यही है कि हमें अपने लिए जॉब पकड़नी है, जॉब। बड़े ठंडे ठंडे मौसम चल रहे हैं, है ना। 2023 जाते जाते पूरी ठंड दिला रहा है। ठीक है जी। डी के बिराल राम राम भाई। दीपक कुमार राम राम भाई। नेहा गुड इवनिंग। प्रणाम भाई प्रणाम। अंशु चौधरी गुड इवनिंग। तैयार हो सभी पॉलिटी के लिए? पहले थोड़ी सी थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है जी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ये देखो, ये क्वेश्चंस की लड़ी लग जाएगी अभी। चलो पहले समझ लो, जिनके नोट नहीं हो रहे वो नोट भी कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस भाग में आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है भाग 5 में। भाग 5 चल रहा है हमारा और आज खत्म हो जाएगा ये भाग 5। 1-2 सवाल इसमें बचेंगे कैग वगैरह के, वो कल वाली प्रैक्टिस सेट में मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, भाग 5 में चैप्टर छठा चैप्टर है। और अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं सुप्रीम कोर्ट के, तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच सुप्रीम कोर्ट आती है। यह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है।
अगर सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाई गई, इसको एक स्वतंत्र न्यायपालिका रखा गया ताकि कानून का संरक्षण हो सके, ताकि हर नागरिकों को अगर कोई मुकदमा करता है, उन्हें समस्या का समाधान करना है, तो वो कोर्ट के माध्यम से फैसले लेकर के समस्या का समाधान कर सके अपना। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब की गई थी सबसे पहली बार इस भारत देश में, तो रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? एलिजाह इम्पे। कौन थे जी? एलिजाह इम्पे। अब सुप्रीम कोर्ट जो ये बनाई गई थी, ये कलकत्ता में बनाई गई थी, और कलकत्ता वाली सुप्रीम कोर्ट को ही बॉम्बे की जुरिस्डिक्शन है ना, बंगाल बिहार की, बंगाल की तो हो ही गई, बिहार की भी, उड़ीसा की जुरिस्डिक्शन सब इसी के पास में थी 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी। लेकिन फिर बाद में 1800 के आसपास एक चार्टर एक्ट आता है और उसमें मद्रास और बॉम्बे में भी कोर्ट बनाई जाती है, तब इनको बोला जाता है फेडरल कोर्ट। क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट। तब इनको फेडरल कोर्ट बोलते हैं। और फिर एक अधिनियम आता है 1861 में। 1861 के अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत हाई कोर्ट भी बनती है, हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे हर राज्य की हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट भी बनती है। ठीक है, इसके अलावा फिर 1935 का अधिनियम आता है और 1935 वाले अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट को एक फिक्स तरीके से कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, इसके अंडर में हाई कोर्ट रहती है, यानी कि एक संघीय व्यवस्था बनाई जाती है। और इसी 1935 वाले एक्ट के बाद जो कोर्ट बनती है फेडरल कोर्ट, यहाँ फेडरल कोर्ट ही थी, इसी फेडरल कोर्ट को जब देश आजाद हो जाता है हम लोग भी अपना लेते हैं। ठीक है जी, हम लोग भी अपना लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में हम लोग स्वतंत्र भारत की कोर्ट को अपना लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, जिसकी पहली मीटिंग जो होती है सुप्रीम कोर्ट की वो होती है 28 जनवरी 1950 में। 28 जनवरी 1950 की इसकी मीटिंग हो जाती है। मीटिंग का मतलब यह है कि काम करना शुरू कर देती है सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 से। ठीक है, 28 जनवरी 1950 में। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात करूं तो हमारे देश में कोर्ट की एकीकृत व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकीकृत व्यवस्था, एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब यह है सबसे ऊपर हो गई सुप्रीम कोर्ट। कहां है ये सुप्रीम कोर्ट? नई दिल्ली में। ठीक है, सबसे ऊपर हो गई सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे उसके अंडर में आती है हर राज्य की हाई कोर्ट, ये हो गई हाई कोर्ट। और हमारे देश में टोटल कितनी हाई कोर्ट है? अभी तक 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। हमारे देश में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, 25। विशुदंगी ये कौन सी भाषा में लिख रहे हो भाई? ये भाषा मुझसे नहीं आती, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। राहुल वर्मा, हेलो भाई, हेलो। अंशु चौधरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अच्छा जी, 25 हाई कोर्ट है। अब कहा यह गया है कि हर राज्य की एक हाई कोर्ट होगी, लेकिन जो राज्य छोटे हैं तो उसमें यह भी कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की एक हाई कोर्ट हो सकती है। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में यहां जो लक्षद्वीप यूटी है, लक्षद्वीप, इसकी हाई कोर्ट केरल में पड़ती है, केरल में। यह ध्यान रखना, पूछा जाता है। लक्षद्वीप की हाई कोर्ट पड़ती है किसमें? केरल में। अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो अंडमान निकोबार की हाई कोर्ट पड़ती है यहां कलकत्ता में। कलकत्ता वाली हाई कोर्ट ही अंडमान निकोबार की हाई कोर्ट है। और हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़ में है, इनकी हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। तो एक से अधिक राज्यों की हाई कोर्ट एक ही राज्य में हो सकती है। फिर इसके नीचे आती है अधीनस्थ कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिनको बोलते हैं, जैसे जिला न्यायालय, जिला अदालत, अधीनस्थ कोर्ट। और अब तो कोर्ट में वे भी आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स भी बनते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके मामलों को। ठीक है, चलो जी आगे देखो। तो हमारे यहां व्यवस्था कैसी है? एकीकृत व्यवस्था। अनुच्छेद 124 में यह कहा है कि अनुच्छेद 124 के तहत भारत की एक सुप्रीम कोर्ट होगी। अनुच्छेद 124 के तहत भारत की एक सुप्रीम कोर्ट होगी, एससी होगी। और इसका जो मेन काम है,
इसका मेन काम यह है कि अगर विवादों को सुलझाना, अगर राज्यों के बीच या फिर केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद हो जाते हैं तो उसको कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। तो फिर इसकी जूरिसडिक्शन आती है, जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन यानी कि इसका कहां कहां अधिकार है, क्या क्या काम ये करती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का भी अधिकार है। तो पहली जूरिसडिक्शन हम ये कह सकते हैं कि ये रिट जूरिसडिक्शन, रिट्स जारी कर देती है, रिट्स जूरिसडिक्शन, रिट। और रिट कितने प्रकार की होती है? रिट होती है जी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर देती है मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। कौन कौन से है ये? पहले नंबर पे आती है मैंडामस, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंडामस को हम बोलते हैं परमादेश, परमादेश। दूसरी है अधिकार प्रच्छा, क्यों वारंटो, मैं आगे पीछे लिख रहा हूं, क्यों वारंटो, इसको बोलते हैं अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा। एक है सरसरी, सुड़सुड़ी नहीं है, सरसरी, सरसरी, ठीक है, सरसरी। इसको बोलते हैं उत्प्रेषण, यानी टू बी सर्टिफाइड करना, ये देखना कि किसने जो फैसला दिया क्या वो उसके उसमें है, क्या वो सर्टिफाइड है। चौथी है आपकी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन को बोलते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध। और एक और है 5वीं, टू हैव द बॉडी, उसको क्या बोलेंगे बताओ? बॉडी का संरक्षण करना, जल्दी बताओ सभी। तो एक आती है इसमें टू हैव द बॉडी, इसका नाम भूल गया हूं मैं, उसमें बॉडी को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। टू हैव द बॉडी वाली हेबस कॉर्पस, आगे याद, हेबस कॉर्पस बोलते हैं उसको, हेबस कॉर्पस। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। इसके अलावा और कौन कौन सी जूरिसडिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट के पास एक जूरिसडिक्शन है जी, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट अगर राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, राज्यों के बीच विवाद या केंद्र और राज्यों के बीच विवाद है, या केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, इनको सुलझाया जाता है जूरिसडिक्शन, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन के तहत, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन के तहत। ध्यान रखनी है ये बात। आगे देखो, तीसरी जूरिसडिक्शन जो होती है वो होती है अपीलेट, अपीलेट यानी कि अपीलीय, अपील करना। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो अपने किसी मुद्दे को लेकर के, अपीलीय जूरिसडिक्शन में आएगा। चौथी जूरिसडिक्शन है एडवाइजरी, एडवाइजरी यानी कि परामर्श। अब राष्ट्रपति कई बार कानून के ऊपर परामर्श ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, चीफ जस्टिस से, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, एडवाइजरी जूरिसडिक्शन। और एक होती है आपकी अपीलेट एडवाइजरी, एक होती है रिव्यू जूरिसडिक्शन, रिव्यू पुनर्वलोकन करना, पुनर्वलोकन करना। रिव्यू जूरिसडिक्शन के तहत किसी भी कानून को, ऐसा कोई कानून जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, उसको सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड कर देती है, इल्लीगल कर देती है, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन कर लेती है रिव्यू, ये है सुप्रीम कोर्ट के जूरिसडिक्शन। बताओ, बात क्लियर हो गई यहां तक? आगे अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में मूल रूप से जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी उस टाइम पे मूल रूप से न्यायाधीश का जो जूरी था,
न्यायाधीश का जूरी मतलब सभी जजेज का ग्रुप। उसमें एक तो होते थे चीफ जस्टिस, और इनसे अलग 7 मेंबर और थे मूल रूप से। जो मुख्य न्यायाधीशों का जो ग्रुप था न्यायाधीशों का, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो गए, तो मूल रूप से एक तो होगा चीफ जस्टिस, इसको मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और 7 अन्य न्यायाधीश हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में 2019 में संशोधन आया था, उसके तहत चीफ जस्टिस के साथ 31 से 34 मेंबर हो सकते हैं। 31 से 34 न्यायाधीश। 2019 से पहले 30 काम कर रहे हैं, कभी कभी 31-32 ऐसे हो जाते हैं। 31 से 34 के बीच मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये हो गया मूल रूप से और वर्तमान से न्यायाधीशों की संख्या। क्लियर होगी बात? चलो आगे देखो, राष्ट्रपति को परामर्श किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 143 के तहत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को परामर्श देते हैं। कौन से एक्ट के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति ये परामर्श मानने ना मानने वो राष्ट्रपति की मर्जी है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग लेता है। ठीक है, आगे देखो, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है, के चुनाव के विवाद को सुलझाती है सुप्रीम कोर्ट। इनके चुनाव कहां सुलझते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जी, सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं इनके तनख्वाह की बात करूं, जस्टिस के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तनख्वाह की बात करूं, तो इनकी तनख्वाह कहां से दी जाती है? भारत सरकार की संचित निधि से। भारत सरकार की संचित निधि से। कल भी मैंने आपको बताया था संचित निधि क्या होती है। कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें जितना भी टैक्स आया, जितनी भी इनकम हुई, वो सारी संचित निधि में जमा हो जाती है। अगर मैं बात करूं इनकी उम्र की, अधिकतम उम्र, मिनिमम कुछ नहीं होती, क्योंकि एग्जाम मिनिमम 18 साल की अगर उम्र है तो आप एग्जाम वगैरह दो और पहले वकील बनो। तो अधिकतम उम्र सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अधिकतम उम्र रह सकती है 65 वर्ष। कितने साल? 65 साल। जबकि हाई कोर्ट में होती है 62 वर्ष। हाई कोर्ट में 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताओ जल्दी, क्लियर है सभी को? 65 वर्ष अधिकतम उम्र। अच्छा जी, आगे देखो, अगर मैं बात करूं न्यायपालिका, तो न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, इस पे किसी सरकार का दबाव नहीं है। अगर सरकार भी कोई ऐसे नियम लेकर के आती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो न्यायपालिका उसके खिलाफ भी केस अपने यहां ले सकती है, उस पर मुकदमा चला सकती है। ठीक है जी। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया भी जा सकता है? तो बिल्कुल हटाया जा सकता है, महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी महाअभियोग प्रक्रिया लगती है। महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, और महाअभियोग तब लगेगा जब सुप्रीम कोर्ट का जज असमर्थ हो, संविधान के अनुरूप काम ना कर रहा हो, संविधान के अनुरूप काम ना कर रहा हो, असमर्थ हो। ठीक है, असमर्थ हो। अच्छा जी, ये हो गया आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता यह है कि या तो वो हाई कोर्ट में कम से कम, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए, 5 साल के लिए क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, 5 साल के लिए न्यायाधीश रहा हो, या फिर या आएगा, दोनों में से कोई भी एक हो, या फिर हाई कोर्ट में
10 सालों के लिए वकील के रूप में काम किया हो, 10 सालों के लिए वकील के रूप में वकील रहा हो 10 सालों के लिए। क्लियर हो गई बात? तो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए जज रहा हो या हाई कोर्ट में 10 सालों के लिए वकील रहा हो, तब जाकर के एक चीफ जस्टिस बना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, आगे देखो, इससे आगे अगर मैं बात करूं शपथ की, तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, सीजेआई को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति। सीजेआई को शपथ राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होने पर, या इनका पद अगर खाली हो गया हो, अनुपस्थित होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं चीफ जस्टिस। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक बात? हाँ, नोट करते रहना अपने सब कुछ। नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आप लोगों के चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थ्योरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। ठीक है, चले, चलो। पहला सवाल देखो, ये रहा पहला सवाल। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बताओ क्या आंसर है आपका। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? नीसू तोमर, डी जवाब, बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको बताया भाग 5 में है और चैप्टर 6 है और अनुच्छेद 124 से 147 है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है जी नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है जी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है जी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स, नागरिकता को सिटीजनशिप। अगले सवाल पे आ जाओ। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? नीसू तोमर बहुत अच्छे, अक्षय तोमर बहुत बढ़िया, आगर्ती चौहान, जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। चार्टर एक्ट अधिनियम 1853, जिसके बाद 1857 की क्रांति हुई और 1858 का एक्ट आया। 1935, जिसमें 70% संविधान यहीं से ले रखा है हमने। यूपीएससी इसी में गठन हुई थी, आरबीआई इसी में गठन हुई थी, अखिल भारतीय संघ इसी में बना था। बताओ क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? जल्दी बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, सही जवाब है आपका।
आकृति चौहान सही है, अंकित सैनी सही है भाई। तो मूल रूप से हमारे संविधान में इसमें न्यायाधीश में सुप्रीम कोर्ट में कितने थे न्यायाधीश टोटल? 7 न्यायाधीश थे, 7। अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 31 से 34 के बीच, 2019 के संशोधन के बाद। अगला सवाल, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश का प्रावधान है वर्तमान में? वर्तमान में यहां 30 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 30 आंसर होगा, वैसे 31 से 34 के बीच होते हैं, ठीक है, 31 कर लो इसे। अगला सवाल देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? अगर न्यायाधीशों में वृद्धि करनी है तो किसके पास शक्ति है? नीसू तोमर सी, आकृति चौहान सी, सभी कमेंट करो, सभी 1 by 1। बिल्कुल सही बात है, संसद के पास शक्ति होती है न्यायाधीशों की वृद्धि करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में से कौन सी अहिर्ता मतलब क्वालिफिकेशन, योग्यता, कौन सी योग्यता होनी चाहिए? कौन सी योग्यता होनी चाहिए? जल्दी ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो। जल्दी जवाब दो सभी। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के रूप में रहा हो। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। वह एक पारंगत विधिवेता हो। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी योग्यता होती है? ए और बी, यहां ऑप्शन ये गलत बना रखा। ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों सही है। अभी मैंने बताया हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश और एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों के लिए अधिवक्ता, एडवोकेट रहा हो 10 वर्षों के लिए, दोनों ही सही है। वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, ये भी सही है भाई। इसका मतलब डी में उपरोक्त में से कोई नहीं लिखना था, लिखना था ये सभी, ये सभी, ठीक है, ये सभी। पारंगत विधिवेत्ता होता तो ही एडवोकेट बनेगा, तो ही न्यायाधीश बनेगा, ठीक है। पेपर में आपके ये 2 मिलेंगे आपको पेपर में, इन दोनों को ध्यान रखना है, 5 वर्ष और 10 वर्ष। अगला सवाल देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताओ कौन करता है न्यायाधीश की नियुक्ति? न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं। बहुत अच्छे। अगला सवाल, अच्छी तैयारी हो रही है ना, टॉपिक वाइज पॉलिटी तैयार हो जाएगी यहाँ से। ये सारे क्वेश्चंस पीडीएफ भी मिल जाती है इनको, एप्लीकेशन पे इनकी पीडीएफ डाल देते हैं हम लोग, वहाँ से रिवीजन कर लेना। और लास्ट में मैं मैराथन क्लास भी लेकर के आ जाऊँगा जब पेपर नज़दीक होगा, हर सब्जेक्ट की रिवीजन भी हो जाएगा फिर। और जब सारी चीज़ हो जाएगी तो पेपर निकल ही जाएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अपने सुनो ध्यान से सभी, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। मैथ्स पे फोकस करो, रीजनिंग में भी एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग की संभावना बहुत ही कम होती है। आप नेगेटिव में मार्क्स नहीं गंवाते, या तो सवाल होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो रीजनिंग में भी पूरे सवाल करो। मैथ्स में तो अगर मान लो 15 सवाल आ रहे तो 15 के 15 ही करो। रीजनिंग में अगर 25 सवाल आ रहे तो कम से कम 22 तो करो, ठीक है। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस ऐसा कोई नहीं है जो सारे सवाल कर दे, लेकिन जीके जीएस में अगर आपने 50% सवाल भी कर दिए, मान लो आप 20 सवाल आए, 20 में से आपने 10 भी सही कर दिए, तो भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। और इन 10 सवालों को सही करने की स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है। बाकी 10 पे तुक्का नहीं मारना है। अगर नहीं आ रहा सवाल तो बिल्कुल छोड़ देना है। इस 50% को कवर करने के लिए ही हम इतनी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है।
और बाकी आपकी हिंदी, हिंदी भी लगभग लगभग अगर 25 सवाल आ रहे तो कम से कम 20 से 22 सवाल आप आराम से कर सकते हो। तो यही है आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट। यहां तो आपको इसकी तैयारी ये करनी है कि मेरिट में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है कि आप फाइनल मेरिट में ना निकलो। ये जी के जीएस आपको मेरिट में इन और आउट करा सकता है, इसलिए इसको तैयार करना ही पड़ेगा। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब्जेक्ट को तो सभी बच्चे कर लेंगे, इनको तो सभी कर लेंगे, आसान सब्जेक्ट है ये। या तो ये बच्चे यहां नेगेटिव मार्किंग में नंबर दे करके अपने आप को मेरिट आउट करा दे, या यहां नंबर स्कोर करके मेरिट इन करा दे। ये विषय इसलिए थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, इसको छोड़ नहीं सकते। जीएस को आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन सलाह किसकी लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं, सलाह मुख्य न्यायाधीश की लेते हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ध्यान रखना, गलत नहीं करना इसको। बी आया है सभी का आंसर। मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाएगी, नियुक्ति राष्ट्रपति ही देंगे। अगला सवाल, राष्ट्रपति, देखो यहां भी लिख रखा है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं? अब इसका सवाल का जवाब आप सही दे सकते हो। हाँ बताओ 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 बताओ। धुआं उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो, गर्दा। 500 लाइक होने चाहिए तभी पेन उठाऊंगा मैं, वरना पेन नहीं उठाऊंगा। पेन तो मेरे हाथ में ही है, वैसे उठा रखा पहले ही। शेयर करा करो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ए किसके परामर्श से करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। दो न्यायालय होती है, एक सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे। और उच्च न्यायालय उससे छोटी यानी कि इसको हाई कोर्ट बोलेंगे। हाई माने उच्च, सुप्रीम माने उच्चतम। इसको सर्वोच्च की जगह उच्चतम भी लिखा मिल सकता है आपको पेपर में। उच्चतम का मतलब भी सुप्रीम ही होता है, ठीक है। अगला सवाल, 10वां सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना पड़ेगा? बताओ, कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना पड़ेगा? तो कितने का होना पड़ेगा? कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है। मोहित कुमार, आप किस सवाल का जवाब डी दे रहे हो? अक्षय तोमर, आकृति चौहान, नीसू तोमर, बिल्कुल सही जवाब है। 10 वर्षों तक एडवोकेट होना पड़ेगा। लेकिन अगर जज रहते हैं तो जज के लिए कम से कम 5 वर्ष, जज के लिए 5 वर्ष, और एडवोकेट अगर है तो 10 वर्ष। एडवोकेट अगर है तो 10 वर्ष। गोविंद पाल, बढ़िया भाई। अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? बताओ, थ्योरी क्लास में कराया मैंने अभी जस्ट अभी। कितने वर्षों तक बना रह सकता है अपने पद पे? निखिल तोमर, सही जवाब है आपका। अंकित सैनी, अक्षय तोमर, आकृति चौहान, बहुत बढ़िया। नेहा, अक्षय तोमर। तो 65 वर्ष, 65 वर्ष पर अपने पद तक बना रह सकता है। और हाई कोर्ट वाले जज 62 वर्ष। यहां मैं आपको हाई कोर्ट भी करा रहा हूं साथ के साथ, यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट वाले जज 62 साल तक रह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वाले 65 साल तक रह सकते हैं। अगले सवाल पे चलो, 12वां सवाल, काफी बड़ा सा सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाअभियोग का प्रस्ताव, महाअभियोग को अंग्रेजी में बोला जाता है इम्पीचमेंट, इम्पीच कर देना, हटा देना, इम्पीचमेंट, पारित कर सकती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताओ।
जल्दी बताओ, जल्दी ऑप्शन पढ़ो। बादल सैनी, अक्षय तोमर। मैं स्क्रीन से इसलिए हट रहा हूं क्योंकि पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चंस है। निखिल तोमर सी बोल रहे हैं, अक्षय तोमर सी बोल रहे हैं, नीसू तोमर बी, आकृति चौहान सी। पहले ऑप्शन में कहा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की बहुमत प्रस्ताव। सेकंड टाइप की विशेष बहुमत हो जाएगी ये। तो कुल सदस्यों की विशेष बहुमत से नहीं होता, ये नहीं हटाए जा सकते। और राष्ट्रपति पे भी लगता है महाभियोग, उसको भी देखना उनमें कौन कौन बैठते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो कर लिया होगा सभी ने। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत, ऐसा भी नहीं है, दोनों सदनों के कुल बहुमत नहीं चाहिए। यहां समझो, सी ऑप्शन सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग रहे उन सदस्यों का 2/3 बहुमत प्रस्ताव अगर होगा तो महाभियोग लागू हो जाएगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग, सी ऑप्शन जिसने भी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, तो ये ध्यान रखना, एक तो कुल सदस्यों का और एक साथ ही साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 सदस्य, साधारण बहुमत में आते हैं सिर्फ 1/3 सदस्य और विशेष बहुमत में आते हैं 2/3 सदस्य, 2/3। याद कर लेना इनको। अगला सवाल देखो, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? मतलब एक चीफ जस्टिस ऐसे थे जिनके खिलाफ महाभियोग आया था। कब आया था? 1993 में आया था। गौरव कुमार, पावर हाउस, विपिन। विपिन, अगर आपको कोई डाउट है तो लड्डू आप कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो आप। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध आया था? बताओ कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है। निखिल तोमर, नीसू तोमर, आकृति चौहान, अक्षय तोमर, विसुदांगी। बिल्कुल सही जवाब है सी, रामास्वामी। इनके खिलाफ ही महाअभियोग प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? एक न्यायाधीश ऐसे भी रहे जो राष्ट्रपति भी बन गए थे, राष्ट्रपति भी बन गए थे। क्लास ले लूं पहले। निखिल तोमर, अक्षय तोमर, आकृति चौहान। बिल्कुल सही जवाब है हिदायतुल्ला। ऐसे चीफ जस्टिस भी रहे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। अगला सवाल, यहीं से ही मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या दोनों, या फिर 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा? कौन सा सही आपको लग रहा है? कौन सा सही लग रहा है आपको? कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे डी। कौन सा सही लग रहा है आपको? तो इसका सही जवाब है, मैं बताऊं, इसका सही जवाब है अंग्रेजी भाषा में। सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है और हाई कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, हिंदी में नहीं होता, वहाँ पे अंग्रेजी भाषा है। और अगर मैं भाषा की बात करूँ, भाषा कौन से भाग में आती है? भाषा, भाषा आती है भाग 17 में। भाग 17 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक। ये भाषा के अनुच्छेद है, 343 से 351 तक।
अनुसूची की बात करूं तो अनुसूची 8वीं अनुसूची में आती है, 8वीं अनुसूची में, और 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा हो चुकी है, 22। ध्यान रखनी है बात। अगला सवाल, भारत में न्यायपालिका का कैसा स्वरूप है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? कैसा लग रहा है आपको स्वरूप? थ्योरी क्लास में बताया अभी मैंने तुम्हें कैसा स्वरूप है। बिल्कुल सही, एकीकृत, एकीकृत स्वरूप है। अगला सवाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद हो जाए तो किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? अगर उसके निर्वाचन में, यानी कि निर्वाचन होता है इलेक्शन, इलेक्शन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कौन सुलझाएगा? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनके विवादों को सुलझाते हैं और ये उनकी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है। कौन सी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है? अगला सवाल देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने के लिए अधिकार उच्चतम न्यायालय का है। यह उसका कौन सा अधिकार है? क्या यह मौलिक अधिकार है उसका? क्या यह पुनर्वाहिक अधिकार है? क्या यह परामर्शी अधिकार है? या फिर यह बहुमुखी अधिकार है? निखिल तोमर सी बता रहे हैं, अक्षय तोमर ए बता रहे हैं। देखते हैं कितनों का सही होगा। तो इसका जो अधिकार है वो है जी मौलिक अधिकार, ए ऑप्शन सही है। सुप्रीम कोर्ट जो चुनावों को सुलझाते हैं ये उसका मौलिक अधिकार है, सुलझाना, मैटर सुलझाना उसका मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ो, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। परामर्श मतलब एडवाइजरी देना, एडवाइजरी, एडवाइस देना राष्ट्रपति को। कौन से आर्टिकल के तहत? कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया है? नीसू तोमर, अक्षय तोमर, तो ये बनाया गया है आर्टिकल 143। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, न्यायिक पुनर्वलोकन, इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। यहां जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया और उसको दोबारा से रिव्यू करने की आवश्यकता है तो उसको कर सकती है। इसको बोला जाता है न्यायिक पुनर्वलोकन, अपने फैसले पर दोबारा से अवलोकन करना। ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार किसके पास है? तो जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है ये है उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होती है भाई, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि ये जो भी फैसले सुनाती है उसका रिकॉर्ड होता है। कभी भी कितने भी साल बाद आप जाकर के पिछले केस की फाइल खुलवा सकते हो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है, हर चीज रिकॉर्ड होती है इसमें। और हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है, हाई कोर्ट भी होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, दोनों होती है ये। और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय भी आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। अगला सवाल, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार में आता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ, किस अधिकार के तहत राज्यों के बीच अगर विवाद हो रहा है उसको सुलझाया जाता है? तो किसके तहत सुलझाया जाता है? प्रारंभिक, ये होता है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल, ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। अपीलिया होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। परामर्श होता है, आप ये
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। तो प्रारंभिक है इसका जी, प्रारंभिक जुरिस्डिक्शन। अगला सवाल और ये आखिरी सवाल है। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय द्वारा परम आदेश किसको जारी किया जाता है? परम आदेश मैंने तुम्हें बताया रिट जारी करती है, जिसमें एक रिट है ये परम आदेश, जिसको हम मैंडमस भी बोलते हैं अंग्रेजी में, मैंडमस। तो ये परम आदेश किसको जारी किया जाता है, किसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है? किसके खिलाफ? 21 का ए नहीं है भाई, 21 का ए नहीं है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार विवाद सुलझाने के लिए नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए होता है। इसके तहत राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है, आर्टिकल 143। ठीक है, 22वां का देखो, परम आदेश। परम आदेश, इस पे तो टिकी लग रहा है, राइट का निशान, ए बिल्कुल सही है। किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, हाँ जी, निभाने के लिए। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट था, जिसमें मैंने आप लोगों को पॉलिटी के भाग 5 के सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंच गए हैं। भाग 5 का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है। उसके 2-3 ही इंपॉर्टेंट से सवाल है, जिसकी एज वगैरह पूछ ली जाती है, न्यूनतम आयु, उसकी योग्यता पूछ ली जाती है पेपर में। अब हम पढ़ेंगे, अगला प्रैक्टिस सेट आएगा भाग 6 से संबंधित। और भाग 6 में राज्यपाल, भाग 6 में क्या क्या आते हैं? अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा भाग 6, भाग 5 तक कंप्लीट हो चुके। भाग 6 में आपके जो चैप्टर रहेंगे, एक तो राज्यपाल रहेगा, राज्यपाल, इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद मुख्यमंत्री, और यूपी जी के जो चल रही है उसमें पॉलिटी होगी ना, पॉलिटी, यूपी की पॉलिटी। तो यूपी की पॉलिटी यानी कि प्रदेश की संविधान, तो प्रदेश किस में आता है? भाग 6 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी जी के हिसाब से भी। मुख्यमंत्री आएगा, मंत्री परिषद आएगा, विधानसभा आएगी, विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल, और हाई कोर्ट, और एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ये भाग 6 में चैप्टर है। इनके क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं कल, भाग 6 के। ठीक है जी, भाग 6 के। फिर भाग 7, भाग 7 तो है ही नहीं, भाग 8 यूटी से संबंधित जो है, फिर भाग 9 पंचायत से संबंधित जो है, पंचायत से, और भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित जो है, अनुसूचित क्षेत्र। फिर इनके सवाल आएंगे, एक वीडियो में इनके सवाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर भाग 11 किससे संबंधित है? केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र व राज्य के बीच संबंध। फिर भाग 12, भाग 12 हो गए आपके वित्तीय संस्थान, भाग 12 वित्तीय संस्थान से संबंधित। ठीक है जी। फिर भाग 13, भाग 14, इसमें सेवाएं आती है, सेवाएं, सेवाएं। भाग 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स। भाग 14 सेवाएं, और भाग 15, भाग 15 चुनाव। इनके क्वेश्चन ये एक वीडियो में आएंगे, ये एक वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, और उसके बाद भाग 15 से लेकर के, यानी कि भाग 16 से लेकर के और बाकी भाग 22 तक, इसमें जितने भी है संशोधन वगैरह, जैसे भाग 18 में संविधान संशोधन है, भाग 17 में भाषा है, वो आपकी एक वीडियो में आएंगे। तो 4 वीडियो, और 5वीं वीडियो में आएंगे जितने अभी तक संविधान संशोधन हो चुके हैं उनके प्रैक्टिस सेट, संविधान संशोधन, ये 5वीं वीडियो। यानी कि 5 मैराथन में, अगली 5 मैराथन में आपकी पॉलिटी खत्म है। और इनके साथ साथ टॉपिक वाइज मैं थ्योरी भी बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं। अगली 5 मैराथन में आपकी पॉलिटी खत्म है। फिर हम शुरू करेंगे जियोग्राफी, फिर हम शुरू करेंगे जियोग्राफी। 7 से 8 दिन में इसके प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे। फिर हम शुरू करेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट
10 से 12 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर हम करेंगे शुरू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। 1 फरवरी तक कोशिश ये रहेगी कि कंसेप्चुअल जीके जीएस आपकी कंप्लीट हो जाए। फिर 1 फरवरी के बाद से रिवीजन मोड में आ जाएंगे, मैराथन क्लास करा देंगे, करंट अफेयर भी शुरू हो जाएगी आपकी। तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। समझ आ गई बात? सभी को क्लियर हो गया? आगे तक का बता दिया मैंने तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे होना है। तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं। शेयर कर लेना, वीडियो के साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, जो भी करना सब कर दो। जय हिंद, जय भारत।